हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है चैप्टर क्लियर करेंगे वो है MPSE 3 यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें थर्ड चैप्टर का एक यूनिट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो पॉइंट है अरस्तु का न्यायिक संबंधी विचार। अरस्तु का न्याय संबंधी विचार। तो इसमें ये बात हुई है कि आज हम बात करेंगे अरस्तु का न्याय संबंधी विचार। यूनानी विचारधारा के यूनानी विचारधारा में न्याय विशेष चिंतन का विषय रहा है। सुकरात जो है सुकरात और प्लेटो और अरस्तु आदि ने न्याय की सत्ता और महत्ता पर विशेष बल दिया है। प्लेटो का यह मानना है कि समाज में योग्यता एवं स्वभाव के अनुसार श्रम का विभाजन तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस विभाजन के आधार पर अपने लिए निर्दिष्ट कार्य को सक्षमता से बिना सक्षमता से बने दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किया बिना दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए पूरा करना न्याय है। लेकिन अरस्तु न्याय योग्यता एवं सद्गुण को सिद्धांत के रूप में मानते हैं, यानी कि उसमें योग्यता होगी और सद्गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, तो उसको अरस्तु जो है उसको न्याय का सिद्धांत मानते हैं और उसी के आधार पर प्रशासकीय एवं राजनीतिक पदों का विभाजन करते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक है, जैसे इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टिफिकेटरी। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको पॉइंट को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो योग्यता एवं श्रम के अनुसार पुरस्कार, धन, सम्मान, पद, लाभों का विभाजन अरस्तु का न्याय है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अरस्तु न्याय शब्द का प्रयोग मनुष्य के कानूनी जीवन एवं नैतिक जीवन दोनों के लिए करते हैं। इसमें एक और न्याय कानूनी गुणों का इन्फॉर्मर है और दूसरी ओर यह मनुष्य के नैतिक गुणों का भी इन्फॉर्मर है। न्याय का अर्थ है मनुष्य को सद्गुणों, अच्छे गुणों के मार्ग, यानी कि जो अच्छे गुण होते हैं उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रदर्शन करना, यानी कि उस राह पे चलवाना या चलना। न्याय शब्द का संबंध मूलतः मनुष्य के नैतिक जीवन एवं नैतिक गुणों से है। अरस्तु के अनुसार कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो इस पे भी प्रकाश डालते हैं, इसके ऊपर भी विचार करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो न्याय संबंधी समुदाय का एक आवश्यक गुण है। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, न्याय निर्णायक है तथा राजनीतिक मुद्दे सेकंड पॉइंट इसका ये है, न्याय निर्णायक है तथा राजनीतिक समुदाय को स्वव्यवस्थित करने वाला है, यानी कि उसको अच्छी तरह से सेटिंग करने के लिए उसकी अच्छी तरह से वो एक निर्णायक है, अच्छा निर्णय लेता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये दे रखा है, न्याय जो है कानून एवं नैतिकता के गुणों का मिश्रण है। और इसका जो एक लास्ट पॉइंट है, संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को दूषित होने से बचाती है, राजनीतिक जीवन को स्वस्थ एवं कल्याणकारी बनाता है। अरस्तु ने न्याय को 2 विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है। पहला जो है सामान्य न्याय और दूसरा जो है विशिष्ट न्याय। तो सामान्य न्याय के ऊपर हम विचार करते हैं। अरस्तु के शब्दों में सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है।
पूर्ण रूप से संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में है कि इससे युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने लिए करता है बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के या फिर आस पड़ोस के लोगों के लिए भी करता है। यह कहा जाता है कि संपूर्ण अच्छाई उन नैतिक गुणों की व्यक्ति में गुणों के व्यक्ति में उपस्थित की इन्फॉर्मर है जिसने जिनके होने से व्यक्ति न केवल अपने हितों का ख्याल रखता है अपितु उसे अपनी मर्यादाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, उनकी पूर्ति के लिए अत्यंत प्रयत्नशील भी रहता है। अरस्तु के सामान्य न्याय शब्द में ही छिपा है। अरस्तु के सामान्य न्याय में ही छुपा है संपूर्ण अच्छाई का प्रयोग भी सामान्य न्याय है। और इसका जो विशिष्ट न्याय जो सेकंड इसका पॉइंट था, दूसरा जो इन्होंने बांटा था दो विभिन्न भागों में, तो दूसरा जो भाग इसका ये है विशिष्ट न्याय। न्याय का दूसरा भाग विशिष्ट न्याय है। यह सामान्य नहीं सामान्य न्याय का ही एक अंग है जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट न्याय और सामान्य न्याय में केवल क्षेत्र भर का अंतर है। विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है जो श्रेष्ठ कानून का समुचित पालन करता है, यानी कि अच्छे से पालन करता है, पूर्ण रूप से पालन करता है और समाज के संदर्भ में अपने लिए उचित मात्रा से अधिक सुख सुविधाओं के लिए कामना नहीं करता है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अरस्तु विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांटा करते हैं, यानी कि विशिष्ट न्याय जो है उसको भी दो पॉइंट में दे रखा है। पहला है डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस और सेकंड इसका पॉइंट है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है वो प्रदत्तकारी न्याय है। इसके बारे में जानते हैं। नागरिकों के डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय है नागरिकों के बीच राज्य के अधिकारों एवं पदों की योग्यता के अनुसार बंटवारा डिस्ट्रीब्यूट न्याय है। मतलब राज्य हो या राज्य के अधिकार हो नागरिकों और राज्य के बीच में जो अधिकार हैं योग्यता के अनुसार उनको दे दिए जाएं, तो वो एक इसमें अरस्तु में एक न्याय है, अरस्तु के अनुसार न्याय है। अर्थात अरस्तु योग्यता के अनुसार पदों के बंटवारे को न्याय कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज़। अरस्तु किसी भी गुण की उपेक्षा नहीं चाहते हैं तथा व्यक्तियों को वे अपने राज्य में अधिकतम अधिकार देने के पक्ष में है, ठीक है, लेकिन इसमें सद्गुण को वे सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं तथा सद्गुण जो अच्छे गुण की उपेक्षा को पशुता के समान मानते हैं, यानी कि जानवर के रूप में मानते हैं। और अरस्तु के अनुसार यदि राज्य की इकाई व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति से योग्य माना जा सकता है, ठीक है, पर यदि राज्य की इकाई समुदाय है तब संख्या को धन से अधिक महत्व मिलना चाहिए। सही बात कही है। वे मानते हैं कि प्रशासन के लिए सद्गुण ही प्राप्त नहीं है, ठीक है, उसके लिए व्यवहारिता यानी कि नेचर में परिणत करने की क्षमता भी आवश्यक है, ठीक है। अगला जो इसका जो पॉइंट था जो रेक्टिफिकेटरी जो जस्टिस था वो ये कहता है कि जब नागरिक अपने दैनिक जीवन में अनेक समझौते परस्पर लेन देन व स्वच्छता से करता है तो ऐसा देखा गया है कि इन ऐच्छिक समझौतों
का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता है, किंतु नागरिकों के द्वारा चोरी, मारपीट, व्यभिचार इत्यादि कुकर्म किए जाते हैं जो अनैच्छिक होते हैं। ठीक है। ऐच्छिक समझौते का उल्लंघन करने वाले तथा अनैच्छिक घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों को उचित दंड प्रदान कर उन्हें पारस्परिक संबंधों के पवित्र बंधन में बांधने का प्रयास करें। और अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक जो कि एथिक्स के नाम से लॉन्च की थी या फिर लिखी थी, उसमें न्याय को एक अन्य रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है: संपूर्ण न्याय और राजनीतिक न्याय। तो संपूर्ण न्याय किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ यह है, अरस्तु का संपूर्ण न्याय सार्वलौकिक, सार्वदेशीय और सार्वकालिक है। इसमें संपूर्ण मानव जाति समाहित है। इसमें संपूर्ण मानव जाति के ऊपर बात की गई है। और राजनीतिक न्याय इसी तरह राजनीतिक न्याय वह है जो उन लोगों में पाया जाता है जो आत्मनिर्भर के उद्देश्य को अपनाकर स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सामूहिक जीवन में भागीदारी होते हैं। ठीक है। आर्थिक राजनीतिक न्याय में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करके स्वतंत्र एवं अनुपातिक समानता के आधार पर राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, राजनीतिक न्याय भी अपने उद्भव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राकृतिक और दूसरा है कानूनी। प्राकृतिक न्याय सदा एक रूप में रहता है, जबकि कानूनी न्याय मूल रूप से तटस्थ रहता है। कानूनी न्याय में वे सभी न्याय सम्मिलित हैं जिनका प्रारंभ में स्वरूप व महत्व नहीं रहता, लेकिन एक बार विधायकों द्वारा उनके स्वरूप को निश्चित कर देने पर उनका व्यवहार राज्य में होने लगता है और वे नियम राज्य के कानूनी न्याय का एक अंग बन जाते हैं। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के वर्णन के पश्चात अरस्तु और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तुलना की जा सकती है, जिसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसका पहला जो पॉइंट है, प्लेटो के विचार में न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी योग्यता एवं क्षमता के व्यक्ति की योग्यता के अनुसार राज्य को प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर राजकीय पदों को संभालने एवं अन्य लाभों को प्राप्त करना। और सेकंड पॉइंट इसका यह है, प्लेटो के विचार अनुसार न्याय कर्तव्यमूलक वे विभिन्न मार्गों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्य आवश्यक मानते हैं। वे राज्य के प्रति कार्यों की आनुपातिक समानता के आधार पर नागरिकों को पद एवं सम्मान प्रदान करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसमें बस यही मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि अरस्तु जो है वो अरस्तु इसके बारे में हम सीधा मोटे तौर पर हम यही समझ सकते हैं, और इससे अलावा कुछ है भी नहीं, कि अरस्तु जो है प्लेटो का जो है शिष्य था, और अरस्तु को ही पॉलिटिक्स का जनक माना गया है। फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु को कहते हैं।
और अरस्तु ने इस चीज़ पर गौर किया है कि जिसकी जो क्षमता है और जिसका जो योगदान है समाज के अंदर या एक राष्ट्र के या एक राज्य के अंदर, उसको उसी के अकॉर्डिंग ही उसको फैसिलिटी या फिर उसको जो भी लाभ हो किसी भी रूप से वो उसको दिया जाए। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ये नहीं है कि सभी को, कोई थोड़ी मेहनत कर रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है और सभी को एक ही कैटेगरी में अमाउंट या फिर किसी भी तरीके से लाभ दिया जा रहा है। इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में मार्क्सिज्म कहता है कि गरीब को गरीब होने से बचाने के लिए अमीरों की संपत्ति को गरीबों में दे दिया जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा इनमें अनबन चलती है और ये एक दूसरे के कट्टर हैं। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।